हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11वीं के विषय राजनीति विज्ञान के 9वें अध्याय शांति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले हम शांति का अर्थ जान लेते हैं। सामान्यतः शांति का अर्थ युद्ध न होने से लिया जाता है, मतलब कि जब युद्ध न हो रहा हो तो शांति मान लिया जाता है। दो देशों के बीच हथियारों के साथ आमना सामना जब होता है तो उस परिस्थिति को हम युद्ध कहते हैं। शांति को हम हिंसक संघर्षों के अभाव के रूप में देख सकते हैं, मतलब कि संघर्ष का न होना, किसी भी प्रकार के संघर्ष का ना, जाति, वर्ग, लिंग, उपनिवेशवाद, सांप्रदायिक किसी भी प्रकार का संघर्ष का न होना शांति का प्रतीक या शांति का अर्थ माना जा सकता है। पारस्परिक सहयोग की स्थिति का होना, युद्ध की अनुपस्थिति को शांति के रूप में लिया जाता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने इसका जो दुख देश झेल चुके थे, उसने विश्व के देशों ने आपसी संबंधों में मैत्रीपूर्ण प्रयास करने को समझाया, लोगों को शांति का महत्व बताया। लोगों को आत्मरक्षा के लिए ही युद्ध को उचित ठहराया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन, जिसका गठन विश्व शांति के लिए हुआ है, उसने विश्व शांति के अनेक प्रयास किए हैं। क्यूबा मिसाइल संकट, जिसकी चर्चा हमने शीत युद्ध के दौर में की थी, जब अमेरिका और यूएसएसआर ने दोनों के खिलाफ परमाणु मिसाइलें तैयार की दी थी, उसको क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया। क्यूबा मिसाइल संकट ने मानवता को संपूर्ण तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया था। शांति की अनुपस्थिति की भारी कीमत चुकाने के बाद मानवता ने शांति के महत्व को पहचाना है, मतलब कि युद्ध जब लड़ लिए, युद्धों के नुकसान देख लिए, तब मानवता को, मानव जाति को शांति के महत्व समझ में आए। हाब्सबर्ग और रूसो ने सामाजिक समझौते के अनुसार शांति कायम रखना राज्य का उत्तरदायित्व बताया है, मतलब राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वो एक सामाजिक समझौता करें और उस सामाजिक समझौते के अनुसार राज्य में शांति बनाए रखें। इसके अतिरिक्त ईसा मसीह, सुकरात, गौतम बुद्ध, इन सभी राजनीतिज्ञों ने शांति का महत्व बताया है। गांधी जी ने भी अहिंसा को अपनाया था, जो शांति का एक खास उपकरण माना जाता है। इसके विपरीत बहुत सारे विचारक हुए हैं, जिनमें से मुख्य नाम हम लेना चाहेंगे नीत्शे, जिन्होंने संघर्ष को सभ्यता की उन्नति का मार्ग माना है। उन्होंने सिद्धांत बताया कि सभ्यता की उन्नति संघर्ष के द्वारा की जाती है। दूसरे विचारक हैं प्लेटो, 1848-1983। उसने ताकत का इस्तेमाल करने वालों की तुलना शेर से की थी। मतलब ये दो विचारक ऐसे हैं जो संघर्ष को महत्वपूर्ण मानते हैं शांति की अपेक्षा। उन्नत तकनीक जहाँ एक और शांति व विकास में सहायक है, वहीं दूसरी ओर विश्व युद्धों ने तकनीक का इस्तेमाल विध्वंस का कारण बना था। मतलब कि तकनीक शांति के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन अगर तकनीक का प्रयोग युद्धों में किया जाता है तो वह बड़े नुकसान का, बड़े विध्वंस का कारण बनता है। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया था, उसे विश्व आज तक नहीं भूल पाया है। शांति का गुणगान राष्ट्र अच्छा लगने के लिए नहीं, अभी तो इसलिए करते हैं कि उसकी भारी कीमत उन्होंने चुकाई है युद्धों के रूप में। हिंसा अधिकतर समाज की मूल संरचना में रची बसी होती है। जाति भेद, वर्ग भेद, पितृसत्ता, उपनिवेशवाद, नस्लवाद और सांप्रदायिकता इत्यादि संरचनात्मक हिंसा के अंतर्गत आती है। संघर्ष का एक तरीका सविनय अवज्ञा है, जिसका इस्तेमाल महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किया। गांधी जी से प्रेरणा लेकर मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में काले लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ 1960 में इसी तरीके का प्रयोग किया, सविनय अवज्ञा का। विश्व के सभी देश किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें, उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का अनुसरण करें तो शांति की स्थापना हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक उपलब्धियां हासिल की, लेकिन शांति के प्रति खतरों को रोकने और समाप्त करने में सफल नहीं हो पाया। शांति एक ऐसी स्थिति है जहाँ किसी भी प्रकार का कोई तनाव न हो।
हिंसा के बारे में देखते हैं। संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप जिसकी हमने चर्चा की थी उनको एक बार देख लेते हैं। जातिगत व्यवस्था पर आधारित, जिसे हमारे संविधान द्वारा समाप्त किया गया है शांति स्थापित करने के लिए। दूसरा, पितृसत्ता के आधार पर आधारित संरचनात्मक हिंसा, जिसे कुछ कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया है। उपनिवेशवाद कहने को तो समाप्त हो गया है, परंतु उसका अस्तित्व आज भी कायम है। उपनिवेश का शोषण आदि इसके उदाहरण है। उपनिवेशवाद से अभिप्राय है जब एक देश दूसरे देश को उपनिवेश के रूप में प्रयोग करता है, मतलब वहाँ से कच्चा माल अपनी मनमर्जी के दाम पर खरीदता है तथा तैयार किया गया माल बेचता है अपनी मनमर्जी से महंगे दामों पर। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद का नाम दिया जाता है। रंग भेद, सांप्रदायिकता व नस्ल आधारित समूह आज भी देखे जा सकते हैं। हिटलर से लेकर आज तक के उदाहरण लिए जा सकते हैं। हिंसा व भेदभाव का प्रभाव व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक व शारीरिक दोनों स्थितियों पर पड़ता है। तो ये संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप। अब हम देखते हैं हिंसा की समाप्ति। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनिसेफ के अनुसार, चूंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव को भी लोगों के दिमाग में रचे जाने चाहिए। मतलब हिंसा की समाप्ति करने के लिए, हिंसा की शुरुआत अगर लोगों के दिमाग से होती है तो शांति की स्थापना भी लोगों के दिमाग से हो सकती है। उनके दिमाग में उत्पन्न होने वाली जो हिंसा है उसको उनके दिमाग में समाप्त करके हम विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा का होना। क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है? यूँ तो हिंसा अपने पीछे मौत और बर्बादी की श्रृंखला छोड़ के जाती है, लेकिन फिर भी अगर उन हिंसा का योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग किया जाए तो शांति स्थापित करने में सहायक हो सकती है। गांधी जी, लूथर किंग, नेल्सन मंडेला आदि इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं। शांति और राज्य। हर राज्य अपने को पूर्णतः एवं सर्वोच्च इकाई के रूप में देखता है। शांति के लिए स्वयं को बृहत्तर मानवता के रूप में देखना होगा। नागरिकों पर बल प्रयोग रोकना होगा। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली द्वारा ही यह सब संभव है। राज्य द्वारा शांति स्थापित करने के लिए जरूरी है कि राज्य में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली अपनाई जाए। शांति कायम करने के हम विभिन्न तरीके देखते हैं। राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान देना, उनकी संप्रभुता का आदर करना। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता का आदर करे। दूसरा, राष्ट्रों की आपसी प्रतिद्वंदिता को कम कर आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ना। मतलब कि राष्ट्रों के बीच जो दौड़ लगी हुई है आर्थिक एकीकरण, उसको दौड़ को समाप्त करके विभिन्न राष्ट्रों का आर्थिक एकीकरण किया जाए और आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ा जाए। तीसरा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया, निशस्त्रीकरण को अपनाकर हम शांति को कायम रख सकते हैं। समकालीन चुनौतियां, हम विश्व के सामने शांति स्थापित करने की समकालीन चुनौतियां देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है दबंग राष्ट्रों का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन। जैसे इराक में अमेरिका ने दखल दी थी, तो यहाँ पर अमेरिका दखल देने वाला दबंग राष्ट्र है। वो अपना प्रभाव दर्शाने के लिए उसने इराक में हस्तक्षेप किया। दूसरा, आतंकवाद और स्वार्थपूर्ण आचरण। आतंकवादी ताकतों द्वारा जैविक रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल की आशंका शांति स्थापित करने के रास्ते में बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप न होना। गुरिल्ला युद्ध 1994 में बहुत सारे लोगों को मारा जाना, रवांडा में खून खराबा होना और उस खून खराबे पर कोई कदम नहीं उठाया गया। मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा खून खराबे के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। ये भी एक चिंता का विषय है वर्तमान समय में, जो शांति कायम करने में एक बाधा के रूप में हमें देखने को मिलता है। लेकिन इन सब घटनाओं के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आणविक हथियारों के प्रयोग पर पाबंदी लगी है। ऐसे 6 क्षेत्र हैं। पहला है दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र, दूसरा लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र, तीसरा है दक्षिण पूर्व एशिया, चौथा अफ्रीका,
5वां दक्षिण प्रशांत क्षेत्र और 6ठा है मंगोलिया। इन 6 क्षेत्रों में आणविक हथियारों के प्रयोग पर पाबंदी लगी है। समकालीन विश्व में शांति को प्राथमिकता तो दी जा रही है। शांति अध्ययन नामक एक नई शाखा का सृजन भी किया गया है और शांति की स्थापना के लिए ही यूएन की स्थापना की गई थी, जिसकी हमने चर्चा की थी। 24 अक्टूबर 1945 को विश्व में शांति स्थापित करने के लिए यूएन की स्थापना की गई थी। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।